पहला क्वेश्चन देखियो, ध्यान से सुन तो नहीं मेरी बात है बस, है ना। बात है ये एशिया कप की। हाल ही में 3 दिन पहले सबने पता होगी, 2-3 दिन पहले भारत एशिया कप जीतो क्रिकेट को। अच्छा क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, तो एक तो क्वेश्चन ये बनेगा केवल ये थोड़ी क्वेश्चन बन सकता है को जीतो को हारो, क्वेश्चन कई बन सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन को पूछेगा जो बालक ने न पढ़े होंगे, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन लगे रहो, एशिया कप भारत ने जीत लो, भारत ने। लेकिन जो पूछ ले कौन से नंबर को जीतो है, तो 9वें नंबर को लगातार जीतो, लगातार ना मतलब 9वें नंबर को भारत ने जीतो है। अच्छा जब कई क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। कहाँ भयो जी, तो दुबई में भयो भयो। और आईसीसी को मुख्यालय कहाँ है, दुबई के अंदर है। लेकिन बीसीसीआई को कहाँ है, मुंबई में। बीसीसीआई तो भारत में कराते हैं क्रिकेट, और आईसीसी पूरी दुनिया में कराते हैं। अच्छा जी भारत ने जीतो 9वें नंबर को, ठीक है। पाकिस्तान ने हरा के जीतो। जो पूछेगा कि बताओ जी मैन ऑफ द मैच किन्हें मिलो है, तो तिलक वर्मा मिलो है। रन बनाए भाई, तो तिलक वर्मा मिलो है। प्लेयर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को चुना होगा, वैल्यूएबल प्लेयर सबसे वैल्यूएबल प्लेयर तो कुलदीप यादव चुने गए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को चुने गए कुलदीप यादव के, बॉलिंग फेंकते। अच्छा ये बताओ गेम चेंजर प्लेयर को बनवा, गलत आंसर। अब गेम चेंजर जो गेम है जो पढ़ दो आएगी वो शिवम दुबे हो। मैच में शिवम दुबे ने आके अच्छे शॉट खेले, तो ऐसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो देख लेते हैं एक बार। देखो बेटा कहाँ भैया जी, दुबई और सबंते बेस्ट शहर कौन सा बताओ, तो तुम्हें पता होगा अबू धाबी। भारत को मैंगलोर है ना। कुल मैच कितने भरे, तो 19 मैच भरे, ठीक है। फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच में हो, भारत ने कौन सी बार जीतो जी, 9वीं बार, ठीक है। अच्छा यहाँ और क्वेश्चन का बनेंगे, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे बेटा। प्लेयर ऑफ द मैच को चुनो है तिलक वर्मा, सबने पता होगी। प्लेयर ऑफ द सीरीज को चुनो है अभिषेक शर्मा, पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन कितने बनाए, अभिषेक शर्मा, ठीक है। अच्छा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को चुनो होगा कुलदीप यादव, मैंने बताई तुम्हें। और गेम चेंजर को है शिवम दुबे। सबसे ज्यादा छक्का कितने लगाई, तो तिलक वर्मा ने लगाई। और सबसे ज्यादा विकेट कितने लगे, कुलदीप यादव, जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुने गए, ठीक है। विजेता कितनी धनराशि मिली है, तो 2.6 करोड़ रुपया विजेता मिली है। और हारने वाले 66 लाख रुपया समथिंग मिले, 0.75 मान, ठीक है। अगलो ओडीआई को विश्व कप होगा, वनडे को विश्व कप होगा, कहाँ होगा, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी क्या बोलो, ढाका, ठीक है। ऑयल इंडिया ने हाल ही में प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ की है, अच्छी बात है। भारत में वैसे भी संसाधनों की कमी अगर चीज मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। प्राकृतिक गैस में कई सारी गैस आते हैं, लेकिन सबसे मेन गैस होता है मीथेन गैस। याद रखियो कौन सी गैस, मीथेन। और भारत में बेटा मीथेन गैस की खोज भैया कहाँ भैया, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान द्वीप है भैया। अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। अंडमान में कितने द्वीप आते हैं, 4, और निकोबार में कितने आते हैं, 3। दोनों कायदे अलग होते हैं, 10 डिग्री 10 डिग्री। अच्छा उत्तरी अंडमान में कौन सी चोटी है सबसे ऊंची चोटी, तो सैडल ना, तो सैडल पीक है, सैडल पीक। उत्तरी अंडमान सबसे ऊंचा जो द्वीप का सबसे पहले नंबर पर द्वीप का वहाँ पे सैडल पीक चोटी है, जो पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे बगल में तो है द्वीप और में, एक को नाम क्या बोलो नारकुंडम, और एक को नाम का बैरन। इन पे का है, इन पे ज्वालामुखी है भारत की 170, और एक कैसो है, एक तो सोया हुआ है जहाँ में कभी विस्फोट नहीं होगा, और एक कैसो जागा हुआ जहाँ में का है विस्फोट ऐसा लगता है। जिस सुसुप्त है और जो कैसो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। भारत को जो जल अंडमान निकोबार याद रखिए। बताओ हाइड्रोजन प्लांट कितना लग रहा है, पहला गुजरात के अंदर लग रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा साक्षरता में कौन सा द्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आंसर याद रखिएगा। पढ़े लिखे में अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें द्वीप में, तो कौन सा लक्षद्वीप। तो जी तुम्हें मैंने बताया थी बेटा, यह खोजना भैया विजयपुरम में भैया, विजयपुरम 2 नामक कुएं में खोज भैया कौन सी गैस ज्यादा करने के लिए, तो प्राकृतिक में मीथेन पाई गई। कितनी परसेंट, 87% मीथेन पाई गई। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रट नहीं हो जाए। भारत ने सैफ को मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जाको नाम अंडर 17 को मतलब होता है 17 साल से कम उम्र के ही बालक जहाँ में खेल सकते हैं। फुटबॉल को टूर्नामेंट वो फाइनल कितने जीतो है, फाइनल कितने हराए की जीतो है, तो बांग्लादेश हराए की जीतो, जीतो कितने भारत में, ठीक है। भारत ने जीत लो कितने हराए की, बांग्लादेश। और जाको याद रखिए जो सैफ जो होता है, सैफ चैंपियनशिप बन गया है। सैफ को मुख्यालय कहाँ पे, तो बांग्लादेश के अंदर ही है। कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर ही है, ठीक है। याद रखिए चाहिए। भारत की कौन सी जीती, लगातार 4थी जीती, ठीक है। और लगातार
ये लगातार 24 यानी 2022 से 2025 तक लगातार चीजें तैयार हुआ है। जाको गठन कब हो 1997 में मुख्यालय में बता चुका तो मैं ढाका, और जाके अध्यक्ष को तो सलाहुद्दीन है। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अच्छा जी कप याद रखियो, डूरंट कप किसने जीतो है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीतो है का, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीतो है डूरंट कप। वेरी इंपॉर्टेंट फुटबॉल का कप है। संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? पश्चिम बंगाल ने, जो फुटबॉल की ट्रॉफी है, सबसे पुरानी ट्रॉफी मानी जाती है भारत की। यूईएफए महिला यूरो कप किसने जीतो है? तो इंग्लैंड ने जीतो है। महिला यूरो कप पूछे तो किसने जीतो है? इंग्लैंड ने। और फीफा क्लब विश्व कप किसने जीतो है? जर्सी। फीफा फुटबॉल का विश्व कप होता है, ठीक है फीफा। और जो फीफा कहाँ हो अगली बार बताओ? 3 देश बताए मैंने बात ना, कौन कौन से बताए बताओ? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, है ना। अमेरिका को कहा बताओ मैंने, तुम बता सके तो बताओ। डूरंट कप किसने जीतो है? पश्चिम बंगाल ने। डूरंट कप संतोष ट्रॉफी जीते पश्चिम बंगाल ने। डूरंट कप महिलन को किसने जीतो? पुरुषों को, महिलन को यूरो कप है। डूरंट कप लगे यूरो कप है, दोनों बताता हूँ। डूरंट कप जीतो किसने? यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट एफसी ने जीतो किनका? डूरंट कप। और यूरो कप किसने जीतो? इंग्लैंड ने जीतो। महिला की इंग्लैंड टीम ने जीतो यूरो कप, ठीक है। दोनों चीज याद रखें। 2025 कितने देशों में आयोजन किया जाएगा? विकसित भारत रन 2025 तो जो करो जाएगा 100 से अधिक देशों में, और जो कितने चालू करो? भारत ने चालू करो, ठीक है। एक वैश्विक स्तर पर एक दौड़ होगी, जब दौड़ को प्रतीक का है प्रगति, एकता और सकारात्मकता। दुनिया भर के 100 देश जहाँ में भाग लेंगे, और जहाँ में कोई ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अतना है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान पुरस्कार किन्हें का हुआ है? तो संगीत के क्षेत्र में जो मिला हुआ सोनू निगम। सोनू निगम सब जानते हैं, गायक कलाकार है। और ये पुरस्कार 2024 को याद रखियो, 25 को ना, ठीक है। 2024 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किन्हें मिला हुआ है? सोनू निगम ने मिला है, सोनू निगम ने मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता करवाया। ये ताप्ती नदी पे एक बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना बनेगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पिछली बात चल रही है। भारत का पहला अंतरराज्य चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बना जाएगा। चीता कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? भारत और कहाँ पे? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। लूनी नदी कहाँ की है? लूनी नदी राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान की। कौन सी नदी कर्क रेखा 2 बार काटती है? तो माही नदी। कौन सी? माही नदी। ये बताओ अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है? तो राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कहाँ पे? राजस्थान में। और जाकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़, सॉरी गुरु शिखर। और मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है, बाकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, ठीक है। और मैकाली की कौन सी है? अमरकंटक, ठीक है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवा में महिलाओं को 35% नौकरी में आरक्षण दो मध्य प्रदेश में, और बिहार में दो, ये याद रखियो है। बिहार में कहाँ पे बताओ? रग्बी की चैंपियनशिप बिहार में जो चाइना जीत गई, और यूथ गेम्स कहाँ पे बोलो? बिहार में। अगली बार कहूंगे राजस्थान में, ठीक है। अगला बेटा, लाल तिपारा गौशाला में बायो सीएनजी संयंत्र का वर्चुअल मतलब होता है ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन कर दो। किन्ने? प्रधानमंत्री ने कहा करो है? तो ग्वालियर में करो, याद रखिए ग्वालियर में। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? डिप्टी गवर्नर की बात है तो जी श्री चंद्र मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू मत करते हो, श्री चंद्र मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू कौन है तुम बताओ? है राष्ट्रपति। कौन से नंबर की बताओ? 15वें नंबर की है। 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। महिला में कौन से नंबर की है? दूसरे। प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरे नंबर की है। अच्छा सुन ले मेरी बात, आरबीआई की बात कर लेता है। अच्छा श्री चंद्र मुर्मू याद रखो, क्या बोला? हाँ याद रखो। अब सुन ले मेरी बात, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। अनुच्छेद पूछो बेटा तो 315 याद रखिए यूपीएससी को। अनुच्छेद 315 यूपीएससी को अनुच्छेद पूछे तो 315। और अध्यक्ष को बने तो अजय कुमार। यूपीएससी तुम बताओ आईएएस पीसीएस का एग्जाम कराते हैं भाई, कहते हैं यूपीएससी। श्री चंद्र मुर्मू को बन गए तो डिप्टी गवर्नर बन गए आरबीआई के। तुहिन कांत पांडे कौन था? सेबी के अध्यक्ष है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का कहते हैं पैसा को लेन देन। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पैसा को लेन देन। दूसरे देश से अपने पैसा अगर तुम लेन देन करोगे तो सेबी के जरिए करोगे। वो बने तुहिन कांत पांडे। बोलो तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे। अजय कुमार को बताओ यूपीएससी के। श्री चंद्र मुर्मू को डिप्टी गवर्नर। संजय मल्होत्रा गवर्नर।
आरबीआई के कौन से नंबर के? 26वें नंबर के। कौन से नंबर के? 26वें। बताओ आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935। आरबीआई को राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। नाटो की स्थापना हुई 1949। तब आरबीआई को राष्ट्रीयकरण हुआ 1949। आरबीआई को हेडक्वार्टर कहाँ बोलो? मुंबई। आरबीआई को हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर आरबीआई को हेडक्वार्टर। और सेबी को हेडक्वार्टर कहाँ पे? सेबी को कहाँ है? मुंबई। और डीआरडीओ को कहाँ है? नई दिल्ली। डीआरडीओ को कहाँ है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ हाल ही में एक पुरस्कार मिला है, बाद में पढ़ाऊंगा, खैर वैसे याद रखने वाले। तो याद रखियो श्री चंद्र मुर्मू डिप्टी गवर्नर बने। लेकिन आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख नहीं, ऑसबर्न स्मिथ नाम जो पहले विदेशी गवर्नर है। 1935 में स्थापना है, जब तो भारत गुलामी हो, ऑसबर्न स्मिथ। लेकिन भारत के पूछे तो सीडी देशमुख। भारत के पूछे तो सीडी देशमुख। पहले भारत के गवर्नर सीडी देशमुख है। चार टाइम पे डिप्टी गवर्नर को बने श्री चंद्र मुर्मू। अजय कुमार कौन है? यूपीएससी यूपीएससी को अनुच्छेद वाला बताओ कौन सा? 315 बेटा। तुहिनकांत पांडे कौन से? और संजय मल्होत्रा का आरबीआई। ठीक है। पहले गवर्नर बता चुका तो मैं ऑसबॉर्न स्मिथ, भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख और मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के कोई सुधार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के वरिष्ठ चयन समिति के किस पूर्व क्रिकेटर शामिल? बीसीसीआई में हमारे यहाँ पे जो खिलाड़ी ने चुने की खेले हुए खेले है ना, एक समिति बनाई जाती है, वहां में कछु आदमी शामिल करे जाते हैं। एक और आदमी क्रिकेटर शामिल करोगे जो पहले क्रिकेट खेलते भारत के लिए, नाम था प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह। पहले तो वहां में हतैया आरपी सिंह बॉलर है, प्रज्ञान ओझा स्पिन बॉल करते हैं। प्रज्ञान ओझा अब चुन ले गए अजीत अगरकर टीम के समिति के हेड है बीसीसीआई के। और गौतम गंभीर कोच है, सबन ने पता होगी गौतम गंभीर को कोच। मुझे बताओ बीसीसीआई के अध्यक्ष को बना हुआ है? मिथुन मन्हास बताए ना, मिथुन मन्हास। ठीक है, आगे अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आएगा बेटा। अटॉर्नी जनरल एजी भारत को कौन दोबारा नियुक्त कर दो? 2 साल को कार्यकाल दोबारा बढ़ाया हुआ है, तो वो आर वेंकट रमणी। बताओ नीति आयोग का अध्यक्ष को तो है प्रधानमंत्री हो तो नीति आयोग अध्यक्ष, और नीति आयोग को उपाध्यक्ष कौन है? बताओ सुमन बेरी। बताओ यूपीएससी को अध्यक्ष को है? अजय कुमार। बहुत बढ़िया बेटा, यूपीएससी को अजय कुमार। बताओ नहीं देर पहले यूपीएससी को अजय कुमार। मतलब डिप्टी गवर्नर आरबीआई को बने वाले बताओ? सुरेश चंद्र का नाम उनको सुरेश चंद्र मुर्मू। तुम मुर्मू याद रखोगे तो भी बहुत है, वही बहुत है ना, मुर्मू याद रखोगे। चलो ठीक है। और सेबी के अध्यक्ष को है तुहिनकांत पांडे। आर वेंकट रमणी को है तो अटॉर्नी जनरल। सीजीए को बने सीजीए कल्याणी नाम उनको बताऊं मैंने, कल्याणी करके तो हाँ तो ये याद रखियो नहीं, सीजीए है ना। और आर वेंकट रमणी को बने अटॉर्नी जनरल। ये बताओ अटॉर्नी जनरल जो होता है वह अनुच्छेद कौन सा है? महाधिवक्ता जो होता है, महाधिवक्ता को है 76 जो को होता है जे भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से का लड़त है बेटा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपनो पक्ष दे सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने सरकार के खिलाफ कोई क्या करो आरोप लगाया तो मैं अपनो बेटा कोई वकील भेजूंगा है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई वकील आवेगा तो महाधिवक्ता आता है। अनुच्छेद 76 याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखते हैं। संविधान का अनुच्छेद कौन सा बेटा? अटॉर्नी जनरल को यही तो है अटॉर्नी जनरल। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करो जाता है। जब कार्यकाल के साल के लिए होता है तो कोई जाको लिमिट ना होता, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चाहे तो जितनी दिना तक जाए रख सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के योग्य होना चाहिए और हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए जाए। केंद्र सरकार का जो विधिक सलाहकार होता है यानी कानूनी सलाहकार होता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश करा जाता है कि हमारी तरफ से तुम लड़ो। संसद में विधिक मामलों पर ये राय दे सकते हो। जाको कार्यकाल कोई कार्यकाल ना है, राष्ट्रपति की इच्छा पर आधारित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बने नंबर के BR गवई। मुख्य न्यायाधीश की बात है रही है बेटा, मुख्य न्यायाधीश को बने बताओ BR गवई। अटॉर्नी जनरल को आर वेंकट रमणी। 6 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया हुआ है और आगे
सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। मुझे बताओ सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिनाथ मेहता। और डिप्टी गवर्नर कौन है? चंद्र मुर्मू। एस चंद्र मुर्मू याद रखिए, एस चंद्र मुर्मू, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं पूछो वाला में लास्ट वाला हो ऑप्शन तो कौन सा हो? सेबी है वो, आरबीआई है वो, यूपीएससी तो अजय कुमार एक लास्ट में और आरबीआई का गवर्नर है, ठीक है ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कैसे याद रखोगे? हरित हरियाली होगी वहाँ प्रकाश अच्छा खासा होगा, ऐसे बस मन में सोच लो। हरियाली होगी तो क्या होगा? प्रकाश होगा, और वास्तव में प्रकाश होगा, है ना, मजाक की प्रकाश नहीं, वास्तव में। तो हरित अधिकरण के अध्यक्ष को बने तो प्रकाश श्री वास्तव को कबूल करोगे, हरित श्री प्रकाश, ठीक है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के संजय कुमार मिश्र, संजय नाम तो बड़े आजकल है ना अध्यक्ष बनने हैं। वर्ष 2025 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस संगठन को मिला है? टाटा। तो जी मिला बेटा का डीआरडीओ है, डीआरडीओ जय की मैं बात कर रहा हूँ, तो मतलब बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किन्हें मिला है? डीआरडीओ। रट लो जा सवाल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बिजनेस लाइन बहु बिजनेस की बात हो गए तो डीआरडीओ, बिजनेस की बात हो गए तो डीआरडीओ का अगर तो अपनी भारतीय सेना के लिए हथियार बना रहे थे। डीआरडीओ की स्थापना भाई 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर। और इसरो को कहाँ है? इसरो को बेंगलुरु, इसरो का कहते हैं सैटेलाइट बनाते हैं, आपको कहाँ? बेंगलुरु में, कर्नाटक में। और बाकी स्थापना 1969 मई समझ बताओ जो 22 साल है जब 14 बेंगलुरु का वो राष्ट्रपति। और 1949 की तो मैं दो डेट दो चीज पता होनी चाहिए, पहली नाटो की स्थापना और दूसरी राष्ट्रीयकरण। और एक और चीज 26 नवंबर 1949 डेट याद होगी। हाँ भाइयों, अपना संविधान का हो जाता है लगभग हाँ लागू है, चूंकि थोड़ा बहुत बचो हमने 26 जनवरी 1950 को लागू करो, पूर्ण रूप से लागू जा डेट को नहीं हो, लेकिन पूर्ण रूप से आगे में, लेकिन लागू लगभग है चुको कब? 26 नवंबर 1949 याद रखिए। अच्छा इसरो का हेडक्वार्टर क्या बोलो? बेंगलुरु। इसरो के अध्यक्ष को बताओ? नारायण नीति आयोग का अध्यक्ष को? डीआरडीओ के कौन अध्यक्ष या टाइम पे? समीर कामत। समीर कामत कौन है डीआरडीओ के हवाले हम खाली याद करेंगे, छोड़ो यार छोड़ो। डीआरडीओ के बारे में याद रखिए, इतनी सारी चीजें। बिजनेसमैन चेंज मेकर ऑफ द पुरस्कार के नाम मिला है डीआरडीओ में, समीर कामत है, ठीक है। स्थापना बता चुका हूँ, मुख्यालय बता चुका हूँ, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। याद ये पुराने ही है ना। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश पर फिर से आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध लगा दिए? तो ये ईरान लगा है दोबारा से। हमने ईरान चौका यानी कछु नियम उनको पालन ना करो तो कछु देश ने यहाँ पे आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध का लगा दिया। ईरान सबसे ज्यादा केसर को उत्पादन का होता है ईरान में, याद रखिए ईरान में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईरान में पहले कौन से नाम थे जाने जाते? तो फारस के नाम थे, जाकी राजधानी का तो तेहरान है, तेहरान है। मुद्रा का जाकी ईरानी रियाल। सर्जियो बुस्केट्स किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास ले लिया था? जो स्पेन के खिलाड़ी हैं और इनका नाम सर्जियो करके याद रखिए, का सर्जियो याद रखिए, ठीक है बस, और कुछ ना। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो श्याम सुंदर राय। अरे मैंने एक बताओ, हरित प्राधिकरण वाला प्रकाश सेबी के अध्यक्ष को बताए? रजनीकांत पांडे। सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में स्थापना हुई। कार्य करो चालू करो 1992 में। 1992 से तीन चीज, महिला आयोग की स्थापना 1992, पृथ्वी सम्मेलन 1992 और हमारे आर्थिक सुधार करेंगे बेटा कछु 1991 में पीवी नरसिम्हा राव पाटन में प्रधानमंत्री, सबने पता होगी। अच्छा नेक्स्ट बेटा, श्याम सुंदर राय का मिलो राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दबो के नहीं श्याम सुंदर राय। बता बेटा
कौन से नंबर को हमने एशिया कप जीतो है? 9वें नॉवे नंबर को जीतो है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को चुना हुआ है कुलदीप यादव। गेम चेंजर प्लेयर को चुना हुआ है शिवम दुबे। और मैन ऑफ द मैच किन्हें मिला हुआ है? तिलक वर्मा। मैन ऑफ द सीरीज पूछे तो अभिषेक शर्मा। बार बार फिरेंगे, याद है जाओ, टेंशन मत लो। श्याम सुंदर राय का मिला राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार। बताओ कि यहाँ पे भारत में मानसून कहाँ से प्रवेश करता है? मानसून कहाँ से प्रवेश करता है? तो बेटा जी केरल है। बता दूंगा ना के बारे में, बोलो बता दूंगा। चलो बता दे। देखो बेटा ध्यान से सुनिए सब चीजें कि मान के चलो जी विषुवत रेखा है, पढ़ाई दे रहा हूँ, समय अप्रिय तो है ना। विषुवत रेखा जब सूरज की किरणें डायरेक्ट विषुवत रेखा पे पड़ रही होते हैं, सपोज करो जी पृथ्वी है और पृथ्वी में बेटा 3 4 5 रेखा याद रखती हूँ। कौन कौन सी? अरे तुम 3 ही याद रखो बस। एक कौन सी है बोले जी? मकर रेखा। ये कौन सी है? विषुवत रेखा। और ये कौन सी है? कर्क रेखा। भारत कौन सी रेखा में बसा हुआ है? कर्क रेखा में बसा हुआ है। बेटा जीवालो जो क्षेत्र होता है, जीवालो क्षेत्र जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, कौन सा? उष्ण कटिबंधीय। जहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। अब हो तो क्या है, बात सुनियो। पूछा जाता है भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु यूपीएससी में हाल ही में क्वेश्चन पूछा हुआ है, चालू रखियो। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मां साहब समझ में ना आई? उष्णकटिबंधीय तो जा जाता है, जब भारत का मोस्टली एरिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। मानसूनी शब्द अरबी शब्द है, मानसून बनवा मौसम ते मत मानसून और मते मौसम। मौसम जो चेंज हो चुका है वो चेंज होता है हवाओं की वजह से। जैसे जैसे हवा बदलेंगी वैसे वैसे मौसम चेंज होता है। जलवायु और मौसम में का डिफरेंस है? मौसम आए दिन चेंज होते रहते हैं, आज कल परसों, लेकिन जलवायु लगातार एक बड़े विशाल क्षेत्र में 30 साल तक को अध्ययन करो जागो एक ही मौसम को, तब बात करेंगे। बाकी जलवायु कहेंगे। जलवायु चेंज होने में सालों लग जाते हैं। बताओ हमारे यहाँ गर्मी में कहूँ बारिश भाई सॉरी गर्मी में कहूँ शीत ऋतु ऐसे कहते हैं ना, जहाँ चेंज होने में हजारों साल लगे जाएंगे। तो बातें कहते हैं जलवायु। मौसम की तुम आज कह सकते हो, कल कह सकते हो मौसम की। मौसम आए दिन चेंज होता है। तो बेटा जानते सुनियो, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि विषुवत रेखा जहाँ से निकल के गई है, विषुवत रेखा अच्छा जो बिल्कुल बीच में गई है, जाए मान लो। तो बेटा हमारे यहाँ जनवरी फरवरी में सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही होती है? बोलो मकर रेखा पे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कहाँ होता है? ठंड होते हैं टाइम पे, जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन सूर्य की किरणें कभी जा जगह पे पड़ती, कभी जा जगह पे, कभी जा जगह पे पड़ते हैं। अब फिलहाल हमारे यहाँ पे सूर्य कहाँ पे? उतर तो सूरज है, मतलब अब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही होंगी? लगभग 4 जगह पे पड़ रही होंगी, फिर नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई। ऐसे जो होता है जगह पृथ्वी गोल है मतलब भी जगह पे, तो एक जगह पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट ना पड़ते, पर बीच वाली रेखा पे तो 12 महीना पत्ती पड़ते हैं। तो यहाँ पे कहा यहाँ गर्मी रहते हैं, यहाँ गर्मी रहते हैं तो यहाँ बारिश अच्छी खासी होती है, और बारिश अच्छी खासी होता है तो यहाँ हरियाली बहुत अच्छी मिलती है। जहाँ रहते हैं अफ्रीका और ब्राजील अमेरिका जैसे देशों में बहुत अच्छी हरियाली देखने को मिलता है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में। अब बात सुनिए ना, मैं जल्दी जल्दी पढ़ानी 10 मिनट के बाद स्पीड फास्ट है, जो बहुत कुछ पढ़ाना है। देखो जब यहाँ पे बेटा यहाँ पे जब सूरज की किरणें पड़ रही होते हैं तो जीवा एरिया का है तो गर्म है जाता है, समझे? अब जब विषुवत रेखा पे तो 12 महीना थोड़ा बहुत गर्म रहता है टेम्परेचर, लेकिन जब सूरज की किरणें कर्क रेखा में पड़ रही होती है तो भारत की भूमि का जाते हैं गर्म जाते हैं। और एक तुमने फिजिक्स में नियम पढ़ा होगा कि टेम्परेचर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर का जाएगा कम, और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर का हो कम। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। गर्मी के दिनों में सूरज की किरणें जब कर्क रेखा में पड़ रही होती है तो हमारे भारत की भूमि है जाते है गर्म। जब गर्म है जाता तो प्रेशर का है बोलो कम, प्रेशर का है वो कम। अब बता जी जो विषुवत रेखा का है, जो समुद्र होता है जहाँ को पानी जो है वो भाप बन के कहा जाता है सतह से ऊपर आ जाता है, लेकिन भूमि के मुकाबले जी जो टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, जो सूर्य की रेखा कहाँ पड़ रही है टाइम पे कर्क पे, तो जिनको पानी हल्का सा होता है, जिनको टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, और टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर का होगा ज्यादा। अब बताओ प्रेशर ज्यादा से कहाँ भागा तो बोलो कम की तरफ भागा तो है, तब इनकी हवा अटकाएं दो भागन में बट जाती है, एक जा तरफ और एक जा तरफ। ये जो हवाएं अटकाएं अपने साथ ऊपर समुद्र के पानी ये तो भाई
कम प्रेशर की ओर भागते हैं। कहाँ? यहाँ भागते हैं भारत की तरफ। वो कहाँ टकराते सबंध पहले? जे टकराते बेटा सबंध पहले कहाँ पे? केरल के तट पे। 1 जून पे केरल के तट पे टकराते। तो पूछा को बता भारत में मानसून कहाँ प्रवेश करता? पहला सवाल तो केरल के तट पे। तो कौन सा तट कहते हैं? कोरोमंडल तट। वेरी इंपोर्टेंट, कोरोमंडल तट। अच्छा, कछु हवा तो बेटा जैसे करके निकल जाते जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वहां जाके टकराते। एक हवा बेटा तुम्हारी यहाँ मुंबई में टकराते हो और एक हवा तुम्हारी कच्छ की खाड़ी गुजरात में टकराते हैं। लेकिन इन्हें जिस संबंधी पहले यहाँ टकराते जाए और जाए आगे में 10-10 दिन को फर्क होता है। अब यहाँ पे का है अन्य को बड़ा बना कर चित्र देखो, यहाँ पे का है नीलगिरी की पहाड़ी सबने पता होगी। और जब बेटा हवा यहाँ पहाड़ों से टकराती तो केरल में बारिश कर देते हैं, बसरते जा जगह पे बारिश ना है पावते। और जो पहाड़ को एरिया हो तो का जो पीछे वाला एरिया तो यहाँ तो बस से जाते हैं, लेकिन जे वाले एरिया पे पानी ना हो तो जाते छाया वृष्टि एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया वृष्टि। तो बताओ जब मानसून प्रवेश करता है तो कहाँ बारिश ना हो? तो तमिलनाडु में बारिश ना हो। तो याद रखिए तमिलनाडु में बारिश ना हो। तो बेटा ये पहाड़न के कछु आस और पास से हवा निकल जाते हैं नंगे और जाते से करके। और ये कहाँ टकराते बेटा? ये टकराते का अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कहाँ टकराते हैं? म्यांमार में। और म्यांमार में अराकामा पर्वत से टकरा के ये वापस कहाँ लौट जाते हैं? भारत में। और बिहार में मेघालय में बारिश कर देते हैं। लेकिन जब तक ये बेटा उत्तरी भारत में पहुंचते हैं तब तक इनकी गति का जाता है धीमी आ जाता है और बहुत कम पानी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एरिया में बस पावत है। बसरते दूसरी हवा जब जाते कहाँ जानते हैं? मुंबई से वे बेटा मध्य भारत में क्या करते हैं? पानी बरसाते हैं। और जे वाली हवा और जे वाली हवा थोड़ी बहुत टकरा के कहाँ? पंजाब में बारिश करते हैं। तो पहला सवाल कहाँ जिस और जब मानसून लौट के आता है तो मानसून कैसे लौट के आता है? मानसून ऐसे लौटता है 2-3 महीना बाद। तब लौटते मानसून की बारिश कहाँ होते है? बोलो तमिलनाडु में और बिहार में। आम पकत का तब की बात बता रहा हूँ। तो बातें आम्र वर्षा कहते हैं और ये बिहार के लिए बहुत इंपोर्टेंट मानी जाते हैं। जो आम पकावत है बाटा में। और सबन की इंपोर्टेंट एक चीज और बता दूं बेटा, यहाँ पाकिस्तान है सपोज करो, यहाँ भारत है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बना करूँ, भारत बना करूँ जल्दी जल्दी। अब देखो पाकिस्तान में क्या होता है? यहाँ भूमध्य सागर है, जहाँ बताइए खत्म ही करते हैं, ठीक है। भूमध्य सागर जब गर्म हो चुका है तो एक हवा होते है जेट धारा के दिन आते हैं। वो जेट धारा का कहता है ठंड के दिनों में जब भूमध्य सागर के गर्म पानी है उड़ाई की होते हैं अफगानिस्तान में लेके आते हैं। और सर्दी के टाइम पे अफगानिस्तान में बाढ़ आते हैं, ध्यान से सुनियो। लेकिन ये तो शुक्र भगवान को क्या हमारे यहाँ पे कहाँ खड़ा हुआ है? यहाँ पे एक हिंद कुश पर्वत खड़ा हुआ, हिंद कुश पर्वत। जय पर्वत से भारत को नाम का पढ़ो, हिंद पढ़ो। और सिंध नदी तुम भारत को नाम हिंद पढ़ो है, सिंध सिंध कह के हम हिंद हिंद कह लगे। जी जो हिंद कुश पर्वत अथवा जी बीच में खड़ा हुआ नहीं, भगवान को शुक्र नहीं पंजाब को तो नासिक उड़ जाते हो। जो ठंड के दिनों में अगर सोचो भयंकर बारिश पंजाब में हो तो क्या हाल होगा। लेकिन जिस समय बारिश का पत्ते बताओ अफगानिस्तान की साइड बच जाते हैं। थोड़ी बहुत हवा जो है ये पास है बातें का पंजाब की तरफ, और पंजाब में बाटा पे गेहूं का उत्पादन है होता है। और वो जो बारिश हथकाई की तरह अमृत की तरह काम करते हैं पंजाब के लिए। और थोड़ी बहुत छींटे हमारे यहाँ ठंड में उत्तर प्रदेश तक आ जाते हैं। देखिए होगी जनवरी और दिसंबर के महीना में बारिश होते हैं। तो कौन सी धारा बताइए, याद रखियो, जेट धारा। जेट धारा, ठीक है। मैं कहाँ पहुंचूंगा बेटा, नहीं पूरी ज्योग्राफी को खत्म करा दूंगा मैं। अब सुन लो, श्याम सुंदर दास का भूवैज्ञानिक पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं ना, तभी मैं कहता हूँ कि 1 घंटा पता नहीं पत्ती के मेज करंट पढ़ाता तो ऐसे निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखियो, मुझे बताओ हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष को बने प्रकाश श्रीवास्तव। अभी तो ट्रिक याद कराइए, हरित थे हरियाली थे प्रकाश याद रखियो। अच्छा आगे नेक्स्ट उर्जित पटेल पहले पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन अब पता नहीं कहाँ पहुंचे गए, बड़े भाई हाई पोस्ट पर पहुंचे गए। उर्जित पटेल को किस संस्था का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो IMF और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर का वॉशिंगटन DC। IMF विश्व बैंक का हेडक्वार्टर का वॉशिंगटन DC। और ILO WTO WHO इनको हेडक्वार्टर का है जिनेवा। कहाँ? तो स्विट्जरलैंड। याद रखियो, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ विश्व बैंक का हेडक्वार्टर बताता हूँ तुम्हें। एशियाई विकास बैंक को कहाँ है? मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस। चलो बताओ फटाफट। G7 की बैठक कहाँ भैया? कनाडा में। ब्रिक्स की कहाँ भैया? ब्राजील में। G20 की कहाँ भैया? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। अगली होगी अमेरिका में। कब दो भूल जाता हो। G7 की कनाडा, ब्रिक्स की ब्राजील, G20 की अफ्रीका, अगली होगी अमेरिका में। और बिम्स्टेक की थाईलैंड। कैसे पढ़ता हो? बिम्स्टेक की कहाँ है? थाईलैंड। और SCO को चाइना। SCO की अगली कहाँ होगी? पाकिस्तान। IMF के हेड बने, निदेशक बने।
आयुर्वेदिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 सितंबर। 23 सितंबर को आयुर्वेद की बात है, ये आयुर्वेद की, ठीक है। अच्छा जी, हमारा रिवीजन चल रहा का नहीं, हाँ रिवीजन चल रहा बेटा ना, पुराना रिवीजन लीजिए। किस देश ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए अपने प्रदेश के नियमों में ढील दे दी है? तो अमेज़न वर्षावन कहाँ पाया जाता है? राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त करा होगा? तो आलोक अराधे और विपुल भाई पंचोली। कौन ये? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलो अच्छी बात है। आईपीएल के संन्यास किन्हें ले लो? रविचंद्रन अश्विन ने बताया चुका हूं। जो बीबीएल में चयनित करेंगे बिग बैश लीग में, समझ में पता होगी। कल को रिवीजन कर लेता है फटाफट। अच्छा कल स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है जो हाल ही में पेपर में पूछे गए। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रभाव की इकाई है मैग्नेटिक फिजिकल वॉल्यूम। मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या होता है? वेबर होता है, ठीक है, वेबर होते हैं। किस भौतिक मात्रा को सीमेंस में मापन किया जाता है? तो विद्युत चालकता। सीमेंस आ जाए, सीमेंट आ जाए तो विद्युत चालकता याद रखनी। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? ध्वनि तरंग से हर्ट्ज जुड़ा हुआ, डेसिबल जुड़ा हुआ, मैग। और ये ध्वनि की इकाई मापन इकाई में याद होगा समझने। जब बता दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष तो बड़ी होते हैं, पारसेक का होते हैं का पारसेक होते हैं ना। पारसेक तो छोटी कौन सी होती है? प्रकाश वर्ष होते हैं, जहां तक मुझे पता है ना। एक बार और करेक्ट कर लीजिए। हाँ, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनास बने। मिथुन मनास। अच्छा, फीफा विश्व कप 2026 को शुभंकर क्लच मैपल और जायू। क्लच अमेरिका को, मैपल मैक्सिको को, और जायू का को कनाडा। जायू कनाडा को। हाँ सुन, जम्मू कश्मीर में कितने नई अटल लैग बनेगी? तो जो मैं तुम्हें परसों पढ़ा रहा हूँ, 500 बनेगी। बीबीएल में को लागू हो वो चैनल है रविचंद्रन अश्विन। जेल की सजा सुनाई है राष्ट्रपति फ्रांस के सरकोजी। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक को बने? तो कनद दास बने। कृषि मीडिया पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में किला मिला? हमसी प्रसन्न कुमार मिलवा, जिसमें सब पढ़ाया तुम्हें। स्वदेशी 4G स्टेट का उद्घाटन किसने करवाया? नरेंद्र मोदी ने। हाँ, गोकुल जलाशय उदयपुर झील कहाँ की? बिहार की। कितनी है रामसर साइट बोला टोटल? 93। कितनी? 93। क्षेत्र यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल करा होगा कौन सा? शीत मरुस्थल। हिमाचल प्रदेश को याद रखिए, शीत मरुस्थल शामिल है वो बायोस्फीयर रिजर्व में। देश का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान देखभाल केंद्र कहाँ बनाया? तो गोवा में बनेगा। सिग्मो फेस्टिवल गोवा को याद रखिए। मांडवी नदी गोवा की है, ज्वारी नदी गोवा की है, और ढक्कन उत्सव कहाँ को है? ढक्कन है कौन सा? ढक्कन तो गोवा को ही है ना। गोवा सबसे छोटा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा? गोवा। गोवा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और गोवा के बारे में अब वो तो योजना कम की पुरानी है, हरकत जल योजना विश्व। अच्छा जी बताओ, दो योजना मैंने पढ़ाई तुम्हें। एक तो लाडू योजना बताई कहाँ की? हरियाणा की। और पीएम श्री योजना बताई, नमो लक्ष्मी योजना गुजरात की, ठीक है। अपना घर योजना के निकले। रोजगार विकसित भारत योजना में कितने रुपया दे जाएंगे? 15,000, 7,500, 7,500। तीरंदाजी शीतल देवी ने महिलाओं के कप्तान व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल। और ये तीरंदाजी प्रतियोगिता है कहाँ रही है? तो दक्षिण कोरिया में याद रखिए, कहाँ रही है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, आज का सवाल समझने पर तो कितने जीतो है भारत ने, कितना रैंक जीतो, पाकिस्तान ने रैंक जीतो। आज की करंट यही खत्म करते हैं।